नमस्कार, मैं राशिद। दिल्ली का दंगल महा एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। एमसीडी चुनाव में अब वोटिंग के बाद इंतजार है 26 अप्रैल का, जब नतीजे सामने आएंगे और तय हो जाएगा वो कौन सी पार्टी है जो दिल्ली में अपने मेयर चुनेगी। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली के लिए हुए इस घमासान के नतीजे आने से पहले हम आपके सामने लेकर के आए हैं महा एग्जिट पोल। किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं, किसे कितना नफा नुकसान हो सकता है, इसका आकलन महा एग्जिट पोल में बताएंगे और दिखाएंगे। अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि दिल्ली की जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल है। इन लोगों की राय जाने उससे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली की जनता का फैसला है क्या, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हमारे पास आज तक और एबीपी न्यूज चैनल के एग्जिट पोल हैं, जिनके जरिए बताएंगे कि दिल्ली में मेयर किस पार्टी के हो सकते हैं। क्या नतीजे भी इन एग्जिट पोल जैसे होंगे? क्या सीटें इसी तरह पार्टियों की झोली में जाएगी? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मेरी सहयोगी मैत्रेयी त्रिपाठी के पास में लेकर के चलते हैं। मैत्रेयी, आपकी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मेरी सहयोगी मैत्रेयी त्रिपाठी के पास में लेकर के चलते हैं। मैत्रेयी, आपको बताएंगे इस महा एग्जिट पोल में क्या है। नॉर्थ एमसीडी में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी कितने लोगों को अपनी ओर खींच पाई है और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। नॉर्थ एमसीडी की तरह ही साउथ और ईस्ट एमसीडी के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, इसके लिए चलते हैं मैत्रेयी के पास। मैत्रेयी, सबसे पहले ईस्ट एमसीडी का एग्जिट पोल क्या कहता है, बताइए। बिल्कुल राशिद, आपने दिल्ली की जनता का मूड के बारे में जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से जो हम पूरे दिन ये बता रहे थे कि कितने लोग बाहर निकले और वोटिंग की, उससे ऐसा लगता नहीं है कि मूड बहुत अच्छा है। बहरहाल, आपने बताया कि दो चैनल्स के हमारे पास डेटा है, हम उसका आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ईस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं। मेरे सामने आपको ये ग्राफिक्स नजर आ रहे होंगे। ईस्ट दिल्ली, जहां 64 सीटें हैं, बीजेपी को इस बार 45 से 51 सीटों के बीच मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 4 से 8 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 6 से 10 सीटों के बीच मिल सकती है आम आदमी पार्टी को, और अदर्स को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। राशिद, पूर्वी दिल्ली का हम चूंकि ये हम एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखा रहे थे, एक चैनल का आपने देखा है। अब एबीपी न्यूज चैनल का एग्जिट पोल क्या कहता है, मैत्रेयी, ये भी हमें बताइए और दिखाइए। एक चैनल का इस वक्त हमने आपको दिखाया, दूसरे चैनल का हम एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। ईस्ट दिल्ली 64 सीटें, दूसरे चैनल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनके एग्जिट पोल में 47 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और अदर्स को इसमें भी 2 सीटें ये चैनल भी दे रहा है। क्योंकि पूर्वी दिल्ली में सीटें सबसे ज्यादा कम है, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली का भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी पूर्वी दिल्ली की 64 सीटों का जो एग्जिट पोल का एक अनुमान बता रही थी मैत्रेयी, उसके लिहाज से ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को भारी बढ़त है। ये अभी की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। एग्जिट पोल में ईस्ट दिल्ली में मोदी लहर बरकरार है, ये भी बड़ी खबर है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए खबर गड़बड़ आ रही है। कांग्रेस दहाई के आंकड़े से भी नीचे है जहां तक ईस्ट दिल्ली की बात है, क्योंकि एबीपी न्यूज चैनल ने 6 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें देने का अनुमान लगाया है आज तक न्यूज चैनल ने। केजरीवाल का जादू नहीं चला है। एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं। अभी हम ईस्ट दिल्ली का ये नतीजा दिखा रहे हैं, यानी शुरुआती 64 सीटों का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल का ये अनुमान है, इसी पर बात हम करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली का भी रुख करेंगे। लेकिन पूर्वी दिल्ली का ये आंकड़ा क्या कहता है, कैसे कहता है, किस तरीके की एनालिसिस है अलग अलग नेताओं की, हम सीधे चलते हैं। नुपुर शर्मा मेरे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, अमन पवार जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, राघव चड्ढा आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुपुर शर्मा, सबसे पहले तो आपको बधाई देते हुए, चूंकि पूर्वी दिल्ली के आंकड़े जो है ये बता रहे हैं कि बीजेपी की लहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर पूर्वी दिल्ली के इन आंकड़ों में, एग्जिट पोल के नतीजों में चले हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि इस बार, अब की बार बीजेपी ने कर दिया एमसीडी को भी पार? बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही में आपके दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगी बहुत बहुत आभार कि आपने फिर से अपना एग्जिट पोल के तहत जो दिख रहा है, आपने अपना ट्रस्ट और अपना बिलीफ और फेथ हमें जताया है, और फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरे। उसके लिए दिल से आभार देना चाहती हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखिए, एक बात तो सच है, अगर आप काम करेंगे, सही मैसेज जनता में लेके जाएंगे
और सही विजन दिखाएंगे तो जनता भी आपका समर्थन देगी ही देगी। ठीक है, ये आज बात स्पष्ट हो गई है एग्जिट पोल्स के हिसाब से। और आशा यही करते हैं कि 26 को भी ये जो 220, 230 सीट का जो आंकड़ा दिख रहा है ऐसा ही कुछ रिजल्ट आए। ठीक है, इंडिया न्यूज पर आप महा एग्जिट पोल देख रहे हैं। महा एग्जिट पोल में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग पार्टियों को औसत कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एमसीडी में किसका परचम लहरा सकता है अगर 26 अप्रैल को यही एग्जिट पोल के नतीजे कन्वर्ट हो जाते हैं असल नतीजों में। राघव चड्ढा का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये कहा कि डेंगू चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट मत दीजिए। अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो समझ लिए डेंगू चिकनगुनिया से एक बार फिर से गिर जाएंगे और इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ये कार्ड दिल्ली में आखिरकार क्यों नहीं चला? देखिए, पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि जो नगर निगम का चुनाव है ये क्यों लड़ा जाता है और नगर निगम की जिम्मेदारी क्या होती है। दिल्ली में साफ सफाई यानी कि प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेज आप कह सकते हैं, वो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का आउटब्रेक ना हो और उसको कैसे प्रिवेंट करा जाए और दिल्ली को साफ और स्वच्छ रखा जाए, ये नगर निगम की कानून तहत ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, उनकी प्रथम जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में पिछले ऐसे कुछ सालों में देखा गया है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी में फेल रहा है। पिछले 10 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई प्रकार का भ्रष्टाचार समय समय पर सामने आया, जिसके चलते इन लोगों ने अपने पार्षदों को टिकट भी नहीं दी। तो पहली बात तो नगर निगम का जो चुनाव है वो 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी पे लड़ा जा रहा था। अब नतीजे जो भी आएंगे 26 तारीख को हम आपके साथ चैनल पे फिर आएंगे, देखेंगे। हमारा ऐसा अनुमान है, हमारी जो जमीन से फीडबैक आ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बूथ एजेंट से बात कर रहे हैं, सबका काफी पॉजिटिव फीडबैक है। मैं जो नतीजे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इनसे तो पूरी तरह सहमत नहीं हूं। वेडनेसडे को आ जाएंगे नतीजे, देखेंगे क्या नतीजे आएंगे। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने खुद पार्टी की तरफ से कई बारी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करी, देश के चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनसे बैठक करी और एक ही दरख्वास्त करी कि कृपया कर इस बार चुनाव में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल करा जाए। वीवीपैट मशीन यानी कि जब भी आप बटन दबाएं, किसी भी पार्टी को वोट दें, नीचे से एक पर्ची निकलती है जिस पर अगर जो आप भी वोटर है ईवीएम वो की देख कमी सकता ढूंढ है रहे हैं किसको वोट तो मिले। क्या मैं ये मान लूं कि नतीजों से 3 दिन पहले ही आपने हार मान ली है? अगर आप ईवीएम नाम की कमी फिर से ढूंढ रहे हैं तो क्या मैं ये मान लूं कि आपने हार मान ली है? नुपुर हंस रही हैं, मुझे अमन के पास भी जाना। मैं आपके समक्ष एक स्कूल ऑफ थॉट रख रहा हूं, अपना एक विचार रख रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे आप उसे मानिएगा, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं कोई चुनाव से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले की बात नहीं कर रहा। 11 मार्च को पंजाब के नतीजे आए थे, हमने 14-15 मार्च तक पूरा विश्लेषण करके आपके समक्ष ये बात रखी। तो मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जब दिल्ली के अंदर जनरेशन 2 और जनरेशन 3 यानी कि काफी अच्छी तकनीक की मशीनें उपलब्ध थी, परंतु फिर भी राजस्थान से मशीनें, एक छोटी चीज बोलूंगी बस, फिर भी ईवीएम मशीन जिनका हम लगातार मैं इतना कहना चाहूंगी ईवीएम मशीन कि ये नहीं कह रहे होंगे, लेकिन इनके पार्टी के जो लीडर है, राघव जी सुन लीजिए प्लीज, पैड का प्रिंटर, राघव जी सुन लीजिए, आने वाले समय में राघव जी सुन लीजिए, जो पूरे जजमेंट, राघव जी एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। यदि चुनाव हो उस जजमेंट के हिसाब से ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो, इतना कहना तो जायज आप मानेंगे? चलिए, आप सभी हमारे साथ में मौजूद, सभी हमारे साथ में मौजूद रहेंगे और पूरा वक्त है इस चर्चा के लिए, हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैत्री का रुख कर लेते हैं। मैत्री, आपने ईस्ट एमसीडी के आंकड़े बताए, नॉर्थ और साउथ एमसीडी के आंकड़े क्या कहते हैं? कुल मिला जुला करके बताइए। बिल्कुल, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या एग्जिट पोल है, क्या क्या आंकड़े हैं। शुरुआत नॉर्थ एमसीडी से करते हैं जिसमें 104 सीटें हैं। बीजेपी को एक चैनल जो है 78 से 84 सीटें दे रहा है 104 सीटों में से, यानी कि पिछली बार 59 सीटें थी, उससे कहीं ज्यादा। कांग्रेस की बात करें तो 8 से 12 सीटें मिल रही है कांग्रेस को इस चैनल के माध्यम से, 29 सीटें, यानी कि फिर एक बार कम मिल रही हैं पिछली बार से। और उसके अलावा आम आदमी पार्टी को 8 से 12 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 1 से 3 सीटों के बीच में मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये एक चैनल के आंकड़े हमने आपको बताए। अब दूसरे चैनल के जो आंकड़े हैं, एबीपी के जो आंकड़े हैं, वो हम आपको बताते हैं। नॉर्थ दिल्ली में 104 सीटें, 88 सीटें एबीपी दे रहा है, बीजेपी को 88 सीटें 104 सीटों में से, कांग्रेस को 7 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दे रहा है और अदर्स को 3 सीटें दे रहा है। अब साउथ दिल्ली की बात करते हैं, इसमें भी 104 सीटें हैं। साउथ दिल्ली को एबीपी दे रहा है 83 सीटें, 104 में से कांग्रेस को 9 सीटें दे रहा है। बहुत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी को 9 सीटें दे रहा है और अदर्स को इस बार 3 सीटें मिलेंगी 104 में से।
और अब आज तक का जो एग्जिट पोल है वो देख लेते हैं। साउथ दिल्ली में 79 से 85 के बीच मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। कांग्रेस को 7 से 11 दे रहा है आज तक। आम आदमी पार्टी को 9 से 13 सीटें दे रहा है आज तक और अदर्स को 1 से 3 के बीच में दे रहा है। और अब टोटलिटी में एक बार देख लेते हैं। दिल्ली में 270 सीटों के लिए जो वोट पड़े हैं एमसीडी इलेक्शन में, आज तक 202 से 220 के बीच में बीजेपी को सीट्स दे रहा है। कांग्रेस को 19 से सिर्फ 31 सीटें मिलने की संभावना जता रहा है आज तक और आम आदमी पार्टी को 23 से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और एबीपी का अगर टोटलिटी में देखा एग्जिट पोल एवरेज, तो बीजेपी को 218 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को एबीपी दे रहा है 22 सीटें, आम आदमी पार्टी को 24 सीटें और अदर्स को 8 सीटें। जी राशिद जी, और औसत भी हम आगे ही जानेंगे कि महा एग्जिट पोल का औसत क्या कहता है, लेकिन कुल मिला करके जो अभी तक का आंकड़ा है वो ये कि आज तक न्यूज चैनल 202 से 220 सीटें एमसीडी चुनाव में बीजेपी को बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल एमसीडी चुनाव जिसमें करीब 54% वोटिंग हुई है, एग्जिट पोल में बीजेपी 200 सीटों के पार है। मतलब आप ये समझ जाइए कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उससे बहुत आगे निकलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दिल्ली में तीनों मेयर बीजेपी के होंगे। एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं, जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, केजरीवाल को एग्जिट पोल में बहुत कम सीटें मिली हैं। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का जादू नहीं चला है, आम आदमी पार्टी का जादू नहीं चला है, कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं और अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होंगे 26 अप्रैल को, तो ये आप समझ जाइए कि आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए ही दिल्ली में साख का ही अब सवाल नहीं है। अब सवाल हो जाएगा वजूद का, सवाल हो जाएगा अस्तित्व का। फिर से हम एक बार अपने पैनलिस्ट के पास में चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो थी ना वो 56 इंच का सीना बनाम 56 इंच की जीप की लड़ाई थी। लेकिन अमन पवार, कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो गई, विधानसभा में भी साफ हो गई, लोकसभा से भी साफ हो गई, सुपड़ा साफ हो गया, एमसीडी से भी। क्या ये समझा जाए कि पूरी तरह से अस्तित्व डोल गया है कांग्रेस का दिल्ली के अंदर? देखिए राशिद जी, आज जो हम बात कर रहे हैं, जिन फिगर्स पे हम बात कर रहे हैं, वो एग्जिट पोल के फिगर्स हैं और इनकी सटीकता जो है कई बार जो जनता ने, जो जन आधार का रिजल्ट जो हमेशा निकल करके आया, उस पर गलत साबित हुई है। 2004 में भी गलत साबित हुई। मैं आ रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मैं क्यों से डाउट कर रहा हूं। आपकी पार्टी पर सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल अजय माकन का कब्जा हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं बड़े नेता नाराज हो गए, कार्यकर्ता नाराज हो गए, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना आप। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले 2004 और 9 में भी ऐसे एग्जिट पोल आए थे जहां बीजेपी को भारी बहुमत से सेंटर में सरकार बनाने का मौका दिया जा रहा था एग्जिट पोल के द्वारा, जो कि नहीं हुआ। और अब जो हम आज इन तथ्यों पे जब अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं दिल्ली में। एक तो 13 जो वार्डों में पिछले साल बाई इलेक्शन में का जो रिजल्ट आया, हम 5 सीटें जीते, आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती, बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में इतना ही अच्छा था तो एक साल भी नहीं हुआ, 9-10 महीने की पहले की बात है, जब इनको तीसरे नंबर पे दिल्ली की जनता ने धकेल दिया, क्योंकि चिकनगुनिया, डेंगू और जैसे सफाई कर्मचारी दिल्ली में जो स्ट्राइक करे जा रहे थे, उसका दूसरी चीज 10 साल में दूसरी चीज मेरे को बात पूरी करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं और मैं बताता हूं क्यों गलत बोल रहे हैं। क्योंकि जो अभी रजौरी गार्डन बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ, हाँ, इस चुनाव में जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो पिछले चुनाव के मुकाबले जो 9% पे कांग्रेस दिल्ली में आ गई थी, इस बार उभर कर 34% हमारा वोट परसेंटेज रहा। हमने 25% का इजाफा दिखाया और वहीं आम आदमी पार्टी 45% से गिर के 13% पे रह गई। 30% का जो गिरावट हुई, हमारा वोटर जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बहला पुसला के झूठे वादे कर करके ले गए थे, वो आज हमारे पास वापस आ गया है। और जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल के वोटर्स हैं उनसे टूट करके आएंगे, बिल्कुल आए। ये हमारे रजौरी गार्डन में आप ही के चैनल ने भी दिखाया था कि किस तरीके से कांग्रेस ने प्रोग्रेस किया। आपके पास मैं आऊंगा, नुपुर आपके पास आऊंगा, क्योंकि तटस्थ पत्रकार एनके सिंह भी पिछले 15 मिनट से हमारे साथ में बैठे हुए हैं। एनके सिंह सर, एमसीडी चुनाव की जब बात आती है ना, तो ये कहा जाता है कि निकाय चुनाव का मतलब है कि गली का चुनाव, मोहल्ले का चुनाव, अपने वार्ड का चुनाव। और इस चुनाव में अगर मैं आज की तारीख में ये आपसे पूछूं कि क्या मोदी लहर चल गई है, तो क्या मेरा ये सवाल वाजिब होगा? क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। क्या एमसीडी इलेक्शन में भी मोदी लहर चली है? देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी का ये लोएस्ट इंस्टीट्यूशन है जिसका चुनाव आज हुआ है। अर्बन में इसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है गांव में, तो ये लोएस्ट रंग है जिसपे की हो रहा है हमारा चुनाव। इसके बावजूद वो सारे तत्व थे जो कि बीजेपी के खिलाफ जाते, जैसे कि रैंक करप्शन था एमसीडी में, इसको कोई नहीं डिनाई करेगा। एमसीडी कूड़े का अंबार लगा हुआ था, इससे भी डिनाई कोई नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है और
दूसरा यह है कि दूसरा अरविंद केजरीवाल का एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन था। 56%, मैं करेक्ट कर दूं यहां पे, 56% पिछली बार वोट मिले थे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। वहां से नेचुरली गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पिछले तमाम वर्षों से, महीनों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने परफॉर्मेंस जो भी किया, हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम किया, लेकिन हकीकत यह कि जिस तरह इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश किया, अभी भी राघव को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लीजिए एक्सेप्ट ही करना है हार, तो कम से कम इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश न करे, इसके लिए कोई और वक्त चुन ले। आज अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी उस इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 घंटे बाद आप खड़े होते हैं और कहते हैं साहब वो ईवीएम वीवीपैट लाना बहुत जरूरी है। अरे इंस्टीट्यूशन डिमोलिश, और इसी से जनता नाराज हुई है कि आपने हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश किया, हर उसको प्रोसेस को डिमोलिश किया। आज आप इस प्रोसेस को डिमोलिश कर रहे हैं। कम से कम ये अरविंद केजरीवाल इसको बचा जाते तो शायद उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती। आप देखिए, आप 42,000 करोड़ के बजट में 10,000 करोड़ एजुकेशन सेक्टर में अगर आप दे रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि लोग अरविंद नजर आ रहा है। ये मैं राघव चड्ढा से सवाल पूछूंगा, वो हाथ भी उठा रहे हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन उससे पहले नुपुर शर्मा काफी देर से राघव चड्ढा को रिबट करना चाहती हैं। नुपुर, एक क्विक रिबटल दीजिए, उसके बाद मुझे राघव चड्ढा के पास जाना है। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है आज वो टीवी पे आके ये तो कह रहे हैं कि हमने आज से पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो 5-6 दिन से धमका रहे हैं, इन्होंने तो कोर्ट में भी दलील दर्ज कर दी। ईवीएम के सिस्टम, ईवीएम तब तक बढ़िया था जब तक ये दिल्ली में इनकी 67 सीटें आ गई। अब एकदम से डर रहे हैं, इनका तो घबराहट पहले से ही दिखनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस के लिए मैं कह रही हूँ, देखिए मान के चलिए, हम सब जानते हैं एमसीडी के क्या अधीन आता है, लेकिन राघव चड्ढा को, लेकिन दिल्ली सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपने खूब पैसे रोके, वेतन के पैसे तक रोक लिए गरीब सफाई कर्मचारियों के। कांग्रेस के लिए देखिए, हम भी हारे थे 2015 में चुनाव, और हमारी वोट शेयर उतना ही था लगभग, लेकिन हम 3 सीटों पे आ गए। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये था कि हम मेहनत कैसे करके लोगों का विश्वास दोबारा कैसे जीते दिल्ली के अंदर, और वो हमने भली भांति किया है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने की जगह आई थिंक थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन हो जाए तो कांग्रेस की भी भलाई में होगा। ये इंट्रोस्पेक्शन जो है कांग्रेस किस तरीके से कर रही है, अमन आपसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले राघव चड्ढा के पास चलते हैं। राघव चड्ढा, क्या आप लोग भी ये मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल का जो तिलिस्म है वो टूटता हुआ सा नजर आ रहा है? अगर एग्जिट पोल के नतीजे कन्वर्ट हो जाते हैं असल नतीजों में, तो वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव पॉलिटिक्स जम करके हुई है। बीजेपी ने यह कहा कि एमसीडी को पैसे नहीं दिए गए, आपने ये कहा कि डेंगू चिकनगुनिया वाली पार्टी, इन्होंने ये कहा कि यहां पर अगर गंदगी शुरू हुई है तो इसके पीछे जिम्मेदार जो है वो दिल्ली की सरकार है। आपने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और आपने ये कह दिया कि भैया देखिए सिर्फ डेंगू चिकनगुनिया वाली पार्टी नहीं बल्कि एक ऐसी पार्टी है जो कि दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी अगर वापस से निगम में आई तो। नेगेटिव पॉलिटिक्स की वजह से क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद का और पार्टी का नुकसान कर दिया? दोनों का ही नेगेटिव रहा है। पहली बात, जहां तक नेगेटिव पॉलिटिक्स का सवाल है, नेगेटिव पॉलिटिक्स में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। आप पिछले 1.5 महीने से रेडियो के, इनके पास पैसा है रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट देने का, हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं दे पाए, परंतु इन लोगों ने जो रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दी आप लोगों ने सुनी, उसमें केवल नेगेटिव बातें करी, केवल अरविंद केजरीवाल जी पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाए, लांछन लगाए, रेडियो पर पोस्टर आप सबने देखा। रेडियो के ऐड तो मैं रोज दफ्तर देखिए, कृपया कर बोलने दीजिए, हमें बात बोलने दीजिए। अब तो चुनाव समाप्त हो गया, अब हमारी बात सुन लीजिए। पहली चीज, जहां तक एमसीडी को पैसा देने की बात है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शीला दीक्षित जी की सरकार के कंपैरिजन में कम से कम नहीं तो कम से कम 150% ज्यादा पैसा दिया। शीला दीक्षित जी की सरकार तो जो पहला बकाया था, वो बकाया जो उनका लोन था ब्याज समेत भी वसूल लेती थी। हमने तो लोन ना इंटरेस्ट एक पैसा नहीं इनसे वसूला, केवल इनको दिया ही दिया है, परंतु फिर भी एमसीडी में पैसा जहां जाता है वो पार्षद की जेब में चला जाता है। जो पार्षद स्कूटर पे आया था और पार्षद बना था, आज वो 1.5 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा है। तो दिल्ली की जनता जानती है, परंतु जो वरिष्ठ पत्रकार ने आज आपके समझ बोलिया, आज जो वरिष्ठ पत्रकार आपके चैनल पर हैं, उन्होंने 4 करोड़ रुपए वकील को फीस केजरीवाल जी की पार्टी इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश कर रही है। उसमें भी मैं एक छोटी सी अमन पवार ये कह रहा है, कह रहा है कि भ्रष्टाचार की इंतहा तो यह है कि आप 13,000 रुपए की थाली खा रहे हैं और अपने वकील को जो है आम आदमी की जेब का पैसा जो है 4-4 करोड़ रुपए जाकर के अपने केस में अदा कर दे रहा है। और शुंगलू कमेटी में पकड़े गए सब। पहले मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं सबकी बात सुनूंगा।
एनके सिंह साहब ने जहां तक बात करी इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश करने की, मैं उस पर भी अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में ये लिखा है कि वोटर की श्योरिटी और वोटर की एक प्रकार से राइट टू वेरीफाई एंड राइट टू सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब बनेगी जब वोटर बटन दबाए और पर्ची निकले जिस पार्टी को उसने वोट दिया। हम यही मांग कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से, यही मांग कर रहे थे स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी। जब यूपी में गड़बड़ियां पाई गई, मध्य प्रदेश में भिंड में गड़बड़ियां पाई गई, धौलपुर राजस्थान में गड़बड़ी पाई गई कि बटन जो मर्जी दबाए वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग एक नागरिक के नाते हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास गए। परंतु जहां तक डिमोलिश करने की बात है, आखिरी बात सुन लीजिए, जहां तक डिमोलिश करने की बात है, डिमोलिश यदि इस देश में किसी को करा जा रहा है तो सारा तंत्र, सारा सिस्टम मिलकर केवल एक आम आदमी पार्टी को डिमोलिश कर रहा है। हमारा ऑफिस हमसे छीन लिया, हमारे ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी खड़ी कर दी, हमारे विधायकों को गिरफ्तार कर रहे हैं, रोज हमारे ऊपर 56% वोट दिया जनता ने, किसी ने डिमोलिश आपको नहीं किया, पूरा आपको फंक्शनल लीव दिया, पार्टी को लेकिन आप पूरा तंत्र लगा हुआ है, इसका डिमोलिश कोई किसी को नहीं करता। पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, भारत सरकार की पूरी शक्तियां केवल एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने में लगी हुई है। ये भी जनता देख रही है। छोटा सा कमेंट मैं नुपुर शर्मा का ले लेता हूं, बहुत छोटा सा कमेंट मैं नुपुर शर्मा का ले लेता हूं। नुपुर, ये कह रहे हैं राघव चड्ढा ऐसा कहना चाहते हैं कि आपने इनकी सरकार को पूरी तरह से विक्टिमाइज कर दिया, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है ये केंद्र सरकार की वजह से। ये देखिए, अब पछता के होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। साफ सी बात तो ये कह रहे हैं पैसे जेब में गए। जरा राघव जी बता दें कि दिल्ली की जनता और देश की जनता बेवकूफ नहीं है। जवाब दीजिए कि 1 करोड़ के समोसे और चाय और 16,000 की थाली किसके पेट में गई? विज्ञापन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 526 करोड़ का बजट भी ये लेके आए, फिर कहते हैं कि 97 करोड़ भूलेगा मत। चीज कहना चाहूंगा, सीएजी रिपोर्ट में 97 करोड़ के लिए क्या कहा है आपके दिल्ली को लिए? जो अपने आप को एक सेकंड नेशनल में लेवल पे अपनी बात लॉन्च पूरी करने कर लूं, के लिए अमन जी। प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। अमन उस जी, चीज अपनी का बात नतीजा पूरी है कर कि लूं, जो प्लीज। इनका वोट प्लीज। परसेंटेज जो ये हमसे लेकर के चले गए थे पिछले असेंबली इलेक्शन में, वो अब कांग्रेस के पास वापस अमन जी, आएगा। इसी प्लीज। आधार पर मैं कह रहा हूँ, ये जो एग्जिट पोल के आप नतीजे दिखा रहे हैं, ये 26 तारीख को बोलने गलत साबित दीजिए, होंगे। इनके कई विभीषण हैं जो आप लोग के दरबार में पहुंचे हैं, इसलिए इनका भी बात अपना दर्द पूरी है, कर इन्हें लूं। भी बोल लेने दीजिए। और नुपुर एक काम करते तो हैं, इनके एक पार्टी छोटा में सा 21 इनके एक छोटा सा जो ब्रेक ले काउंसलर लेते थे, हैं। सिटिंग काउंसलर, मैं छोटा वो सा इनके ब्रेक ले अगेंस्ट लेता ही खुद हूं। कंटेस्ट नुपुर, करने चले सुनाई नहीं गए। दे रहा। तुरंत बाद मैं नुपुर शर्मा के पास में आऊंगा, लेकिन जानते हैं कोई भी अगर इलेक्शन होता है वो सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, वो सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। लेकिन एमसीडी इलेक्शन में किसका सिलेक्शन हुआ और किसका रिजेक्शन हुआ और इसके दूरगामी मायने क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई चुनाव जब राजपथ और जनपद से होकर के निकलने लगे तो आप ये समझिए कि उसका कैनवास बहुत बड़ा हो जाता है। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव का कैनवास 1958 के इतिहास से लेकर के आज तक इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था जो आज की तारीख में हुआ है, क्योंकि मामला त्रिकोणीय है। इंडिया न्यूज पर आप महा एग्जिट पोल देख रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर के। महा एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं एक बार फिर से हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे रीइंट्रोड्यूस मैं करा देता हूं। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता है, हमारे साथ में जुड़ी हुई है। नुपुर, आपके पास मैं आऊंगा। राघव चड्ढा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, अमन पवार प्रवक्ता है कांग्रेस के और एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं मैत्री त्रिपाठी का रुख कर लेता हूं, जो हमें महा एग्जिट पोल के नतीजे बता रही हैं और हमें ये बता रही हैं कि औसत नतीजे बीजेपी के लिहाज से, आम आदमी पार्टी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से क्या कहते हैं मैत्री? बिल्कुल, औसत जो एग्जिट पोल है आज तक का भी और एबीपी का वो देख लेते हैं और उसके बाद एक जनरल एवरेज देख लेते हैं। सबसे पहले आज तक की बात अगर करें तो उनके आंकड़े क्या हैं उससे शुरुआत करते हैं। ओवरऑल दिल्ली में 270 सीटों में से बीजेपी को 202 से 220 आज तक दे रहा है, कांग्रेस को 19 से 31 दे रहा है और आम आदमी पार्टी को 23 से 35 दे रहा है। ये आज तक के रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूं। और इसके अलावा एबीपी की अगर बात करें तो दिल्ली में 270 सीटों में 218 बीजेपी को मिलेंगी, ये एबीपी के आंकड़े हैं। कांग्रेस को 22 सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी को 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर एक एवरेज निकाले इन दोनों ही एग्जिट पोल्स का औसत निकाले तो बीजेपी को 214 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 23 सीटें मिलेंगी और आम आदमी पार्टी को 26 सीटें मिलेंगी। राशि नतीजे शुक्रिया मैत्री, दोबारा आपके पास लौट करके मैं आऊंगा। नतीजे 3 संकेतक दे रहे हैं, यहाँ पॉलिटिकल इंडिकेशन मिल रहा है। पहला ये कि एंटी इनकम्बेंसी की ताप से मोदी के जादू ने बीजेपी को पार करा दिया है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी की धाक बदस्तूर जारी नहीं है और तीसरा ये कि कांग्रेस को पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड नहीं मिला।
यानी बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही सकारात्मक खबर है। लेकिन मुझे ये एनके सिंह के पास जाना पड़ेगा। एनके सर, हमें ये समझाइए, क्या ये बात सही है कि एमसीडी चुनाव के जो नतीजे हैं वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक तरीके का रेफरेंडम था? देखिए, होना चाहिए था और बना भी जिस तरह बना ये पूरा, ये दरअसल मोदी के खिलाफ नहीं था, लेकिन हवा मोदी की इतनी स्ट्रांग थी कि जितने भी नेगेटिव्स आपने अभी गिनाए, वो बड़ा अच्छा एनालिसिस था कि वो नेगेटिव सारे न्यूट्रलाइज हो गए। कोई इसमें दो राय नहीं है कि वहां पे करप्शन काफी था, वहां पे माल फंक्शनिंग थी, सारी चीजें थी, लेकिन ट्रांसग्रेस कर गया वो सारा पब्लिक सेंटिमेंट और सिर्फ मोदी की वजह से। एक जबरदस्त हवा है जो कि चल रही है, नेशनलिज्म है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जनता ने सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जो वो रोज झेल रही थी। अब दूसरी तरफ था कि आपको लेके इतने दिन हो गए हैं और ये दिल्ली में एक चैलेंज था आपके कराए, या ये मान लिया जाए कि एक फेनोमेनन था जो पानी के बुलबुले की तरह आया और शायद वो खत्म हो रहा है। अब अगर इसमें ये हारते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनको री इन्वेंट करना पड़ेगा, री एनालाइज करना पड़ेगा कि गलती कहां हुई है। जबरदस्त मत से आपको 2 साल की पैदा हुई पार्टी और 56% दे के जिस पार्टी को लाया गया हो, अगर उसका ये हश्र हो रहा हो, जबकि सारे फैक्टर्स थे कि आप पूरी तरह इमर्ज कर जाता, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट था। जनता ने समझा कि नहीं, खाली यही करते हैं, सबके खिलाफ बोलते हैं, ये करते हैं, ठीक है। उसमें उनकी जो फंक्शनल डिफिकल्टी थी 3 आर्टिकल 239 AA की कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए, लेकिन ये सब जनता नहीं देखती है। जनता हर बार यही देखती है कि आप इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश कर रहे हैं, प्रोसेसेस डिमोलिश कर रहे हैं, आपके पास राघव आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले नुपुर काफी देर से कुछ बोलना चाहती हैं। नुपुर, लेकिन चूंकि जो सिटिंग काउंसलर्स थे पूरी तरह से आप लोगों ने टिकट काट दिया, क्या एक तरीके की स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस है कि आपने भी माना कि इन्हीं पार्षदों की वजह से दिल्ली में एमसीडी में जम करके भ्रष्टाचार हुआ पिछले 10 साल में? नहीं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे को इंटरजेक्ट मत कीजिए, मैं किसी को इंटरजेक्ट नहीं कर रही। और अमन जी, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। कपल ऑफ पॉइंट्स आई वांट टू मेक। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, एमसीडी में 2 बार हम सत्ता में थे और जरूरी ये भी हो जाता है कि एक जनरेशनल शिफ्ट आए, एक नए चेहरों को पहला मौका मिले। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, खूब कार्यकर्ता है हमारे, खूब सदस्य हैं, सबको एक मौका मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है। अपने तरीके से पब्लिक सर्विस करे, इस चीज का मौका मिलना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए साथ ही साथ में एक डिसीजन ये भी आया था, या तो चुनाव लड़िए या फिर पद पे बैठ जाइए। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे जो काफी वरिष्ठ नेतागण हैं जो पूर्व में काउंसिलर रह चुके हैं, इस पूरे चुनाव की रणनीति वही बना रहे थे। हमारे बहुत वरिष्ठ ऐसे नेता हैं जो 4-4 बार पार्षद रह चुके हैं, वो 3-3 बार पार्षद रह चुके हैं, और उन्होंने ही यहाँ बैठ के पूरा देख रेख करी कि चुनाव की रणनीति कैसे चलनी चाहिए, चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। अब मैं आती हूँ बात विज्ञापनों पे। आपकी इस पूरी डिबेट के अंदर मैं राघव जी की बात सुन रही हूँ, इतना नेगेटिव तो आज तक कोई नहीं बोला। विजेंद्र जी की आपने फोटो यूज कर ली, और 97 करोड़ का आपके ऊपर एक पूरा एक ब्लॉट है कि आप अपनी पार्टी का प्रचार दिल्ली की जनता के पैसों से कर रहे थे, उनके करके दिए पैसे पब्लिक एक्सचेकर मनी से कर रहे थे। तो ये चीज दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, ये सब समझती है। डेंगू चिकनगुनिया की बात अगर मैं कहूं तो सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज मेरी दरख्वास्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त 2016 के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को ही ललकारा था कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। जो 2 मीटिंग बुलवाई थी, जो मुख्यमंत्री से कहा था कि आप राज्यपाल के साथ बैठ के, उपराज्यपाल के साथ बैठ के आप देखिए कि आप डेंगू में क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली में जनता जब त्राही मची हुई थी, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया की जनता मर रही थी, तो अरविंद केजरीवाल के मंत्री देश विदेश का भ्रमण आपने, ये भी दिल्ली की जनता भूलती है। आपने अपना व्यू पॉइंट रख लिया है। राघव, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना समय नुपुर जी को दिया उतना ही समय आप हमें भी देंगे। आपको 15 सेकंड ज्यादा दिया। आपने कहा कि क्या, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आभारी रहूंगा जिंदगी भर। जैसा आपने बताया पहले कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये रेफरेंडम है, आम आदमी पार्टी की सरकार पे ये रेफरेंडम है, उस पर पहले मैं अपना बयान दे दूं। पहली चीज तो ये है कि ये नगर निगम का चुनाव था। नगर निगम में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है।
तो यदि ये चुनाव रेफरेंडम के रूप से देखा जा रहा है, तो ये रेफरेंडम भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कामकाज पर है नगर निगम में। आम आदमी पार्टी पर रेफरेंडम अवश्य होगा। रेफरेंडम होगा 2020 में, जब 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो गए, उसको आप अवश्य रेफरेंडम कहिएगा। यदि आप इसको भी रेफरेंडम मानते हैं तो उसी नजरिए से महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर भी रेफरेंडम है, क्योंकि वे बीएमसी के इलेक्शन हार गए, शिवसेना जीत गई, वो भी मोदी जी पे रेफरेंडम है। 1.5 साल पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी तमाम जिला पंचायत के चुनाव हार गए। आप बात तो कंप्लीट करने दीजिए, आपने कहा हमें समय देंगे, आप बीच में रोक रहे हैं, आप कंप्लीट, हाँ तो कंप्लीट करने दीजिए। फिर आप गुजरात के अंदर 1.5 साल पहले जिला पंचायत का सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो क्या मोदी जी के 15 साल के शासन पर ये, गुजरात के शासन पर ये रेफरेंडम हो गया? यूपी के अंदर नवंबर 2015 में पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें वाराणसी के जितने भी पंचायत क्षेत्र में जितनी पंचायत की सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी वो सारी सीटें हार जाती है। प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर जयानगर, जो प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण योजना में, आवास योजना में उसको अडॉप्ट करा हुआ है, वो गांव भी हार जाते हैं। तो क्या वो प्रधानमंत्री पे रेफरेंडम है? अब मैं आ जाता हूं एडवर्टाइजमेंट पर। एडवर्टाइजमेंट पर उन्होंने बात कही। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का यहां पर मुद्दा है, तमाम राज्यों ने, 1 मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, तमाम राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार उनके मुख्यमंत्री के फोटो लगाकर पूरे देश भर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल जी यदि एडवर्टाइजमेंट तो उसकी रिकवरी, आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, अधीन है मुद्दा। आप परंपरागत राजनीति से हट करके राजनीति करने की बात करते हैं, इसलिए सवाल उतना लाजमी है राघव। आपने कहा इसलिए सवाल उतना लाजमी है। आपने अपनी बात पूरी की है, इनके साथ आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अमन के पास जाऊंगा मैं। हमारी बात आपने पॉइंट रख लिया है, अब इनके सर को सुनो। एक तटस्थ पत्रकार, रुक जाइए, आप हमारी भाषा में आप भी बोलेंगे, आप एक करप्शन के जन आंदोलन के प्रोडक्ट है, और उस समय आपने जो कहा था, आज आप गारंटी ले रहे हैं बीजेपी से या कांग्रेस से, तो आप भी वही बात सही नहीं है कि दिल्ली की हाईकोर्ट नहीं रहे, यही सबसे बड़ा खतरा है। हाईकोर्ट अगर आपका उसी तरह से देखा जाए तो फिर आपको क्यों वोट देंगे? लताड़ा और कहा भ्रष्टाचार का। मैं पूछना चाहूंगी, ये कहा अनुपुर बहुत देर से अमन नहीं आया है, बहुत देर से अमन नहीं आया है। भारत अभियान चला रहे हैं, उन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पर पूरा मौका मिलना चाहिए। अमन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली आखिरकार अरविंदर सिंह लवली को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि छुप छुप करके 4 दीवारी के अंदर कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी का जाप करते हैं? आखिरकार क्यों ऐसा रहा कि अरविंदर सिंह लवली जैसे, बरखा शुक्ला सिंह जैसे बड़े नेता, अमरीश गौतम जैसे बड़े नेता, AK वालिया जैसे बड़े नेता कुछ छोड़ करके चले गए, कई नाराज हो गए? लोगों का कहना था कि भाई अजय माकन ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब दे कि जब ये लोग उनकी पार्टी में चले गए तो क्या इनका कोई शुद्धिकरण हो गया? मेरे सवाल का जवाब देंगे? हाँ, दूसरी पत्रकार की भूमिका में आ गया। दूसरी चीज, 21 इनके खुद के काउंसलर, हर पार्टी में इनफाइटिंग है, हमने माना हमारी पार्टी में इनफाइटिंग ने ये कहा कि मेरी बात, राहुल गांधी अगर कांग्रेस में पदाधिकारी रहे तो फिर वो डिजास्टर होगा पार्टी के लिए। और ये किसने कहा, कहलवाया और कितने किसने कहलवाया उनसे? बीजेपी ने, क्योंकि अगले दिन बीजेपी ने कहलवाया, हार ने कहलवाया। सर राशिद जी, बीजेपी ने कहलवाया और अगले दिन अपनी पार्टी में उनको इंट्रोड्यूस कर लिया। और दूसरी बात, ये जो आम आदमी पार्टी के खुद के सिटिंग जो एमएलए हैं, संदीप कुमार जिनका एमएमएस हुआ था, उनके मंत्री, ये जो एमएलए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। 21 इनके आपके उपाध्यक्ष के नाम पर 3 साल में पिछले कोई बड़ी उपलब्धि चली, आप गिना दीजिए। नहीं, ये उपाध्यक्ष के नाम पर कोई बड़ी उपलब्धि आप गिना दीजिए। आई एम सॉरी राशिद जी, क्या ये भी अगर गिनाने जाएंगे सर, क्या एमसीडी चुनाव, चुनाव में मैं आपसे एक आधारभूत सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एमसीडी चुनाव में नरेंद्र मोदी, नहीं आप, क्योंकि आप बात गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्या नरेंद्र मोदी जी एमसीडी में आकर यहां पर गवर्नेंस देंगे, या राहुल गांधी गवर्नेंस देंगे, या कोई और गवर्नेंस का पिरामिड लोकल गवर्नेंस का मुद्दा है, लोकल गवर्नेंस ऊपर से शुरू होता है। जिस दिन आप एनके भी जाना है, क्योंकि एनके सर को कहीं और भी जाना है। नुपुर, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे एनके सर के पास जाना है। सबसे पहले मैं राघव जी को कहूंगी, राघव जी, मैंने तो रेफरेंडम का शब्द इस्तेमाल भी नहीं किया, और अगर आप कह रहे हैं रेफरेंडम है तो जरा बता दीजिए, रजौरी गार्डन उपचुनाव में आज तक 70 साल में हमारे देश में हुआ नहीं है। राघव, जल्दी जवाब दीजिए, मुझे एनके सर के पास जाना है। वो उपचुनाव में उसकी जमानत जब्त हो जाती है। बोले दीजिए प्लीज बोले। पहले ही बात कही। नहीं, आप सॉरी बोलिए, क्या हो रहा है? देवेंद्र फडणवीस पर भी अपनी बात पूरी कीजिए। मोदी जी अमन जी प्लीज बोले दीजिए।
तमाम पंचायत हार जाते हैं तो वो ये राजौरी गार्डन का उपचुनाव किसका रेफरेंडम था जिसमें जमानत जब तो ये आम आदमी पार्टी की, जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, शासन है, जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गलती ये है कि दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे, दूसरों की गलतियां मत टटोलिए, अंदर देखिए। बड़े कैनवास पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, हम बाकी दोनों नेताओं के पास में चलेंगे। एक बड़े कैनवास पर एक सवाल पूछना मैं चाह रहा था, चूंकि आपने तो एक लंबा जमाना देखा है, हमने पढ़ करके जाना है कि आंदोलन से उपजी हुई जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका वजूद बहुत ज्यादा दिनों तक रहता नहीं है। अगर एक असम गण परिषद को हम छोड़ दें तो फिर बाकी और पार्टियों के साथ में हमने पिछले दिनों ऐसा देखा है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है भविष्य में? देखिए, वो हो चुका, उसके इंडिकेशंस मिल रहे हैं। उसकी वजह बहुत साफ है कि जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस में आते हैं तो कुछ उसकी मान्यताएं होती हैं। अरविंद ये समझना भूल गए कि उन फंडामेंटल्स को, जो मान्यताएं हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये उसी आंदोलन के फॉर्मेट में चले आए। अब मुश्किल ये था कि इनके पास फंक्शनल लीवे नहीं था। आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ करने के लिए है नहीं, LG के पास जाना पड़ता है, तो लिहाजा इनको कुछ करने को नहीं मिला। अब ये बेचैन होकर एक दूसरे को गाली दे, मतलब इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करने लगे, जबकि चाहिए था कि उसी फॉर्मेट पे आके और एक एडजस्टमेंट करते। वो किया नहीं। नतीजा ये हुआ कि आज ये रेफरेंडम छोड़ दे, राघव इससे नहीं इत्तेफाक करेंगे, चलिए रेफरेंडम हटा देते हैं। ये तो मानेंगे कि जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट था आपको लेके जनता के अंदर। वो समझ गई कि नहीं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ये इसी वजह से MCD में आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा। अगर ये रिजल्ट आता है आपसे एक सवाल, तो मैं सिर्फ यही करता हूं कि रेफरेंडम राघव के ठीक बाद आपके पास आऊंगा। राघव के ठीक बाद मैं आपके पास आऊंगा। राघव दीजिए, एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट चीज बता रहा हूँ। मेरा भी सवाल था राघव जी, जो आपने मुझे बोलने नहीं दिया। बहुत बेसिक मेरा आपसे सवाल है कि 5 सीटें MCD उपचुनाव में जीतने के अलावा आम आदमी पार्टी जीती क्या है? आपने तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से विड्रॉ करना पड़ गया था आप लोगों को। आम आदमी पार्टी आप मेरे ऊपर बोले, आपके अंदर क्षमता तो है, पानी पीजिए, पानी। मैं इनके सिंह साहब से ये पूछ रहा हूँ कि मशीनों की जहां तक बात है, जब भिंड में कोई भी बटन दबाव बीजेपी को जा रहा है, ढोलपुर में ऐसा हो रहा है, उसको क्यों नहीं वीवीपैट कराया जा रहा है दिल्ली में? खुराना ने गवर्नेंस दी जब ऊपर कांग्रेस की सरकार बैठी। आ रहा हूं आपके पास। जो लीगल हमारा जो यहाँ पे ढांचा था दिल्ली का, वो उस समय मेरा जब सवाल है, मुख्यमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी ऊपर प्रधानमंत्री थे। एक बार एक काम कर लेते हैं, पूरी तरीके से नुपुर को सुनते हैं। क्या हो रहा है? पूरी तरह से नुपुर को एक बार सुनते हैं। नुपुर बोलिए, क्या हो रहा है? ये इनका बचपना यही है जो इनको ले डूबा है। और मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, राजौरी गार्डन उपचुनाव को क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी MCD उपचुनाव के साथ कोई भी चुनाव नहीं जीती है 2015 के बाद। बता दीजिए मुझे राघव जी, इसका जवाब दे दीजिए। अरे आप इंट्रोस्पेक्ट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है? न्यायालय ने कहा राजस्थान से 2019 में लाएंगे, 2019 सवाल में आ जाएगा और केंद्र सरकार ने प्रपोजल पास कर दिया है। जरा बात कर रहे हैं आप, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, इंट्रोस्पेक्शन, अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं उसे। ये बचपने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जनता, ये पब्लिक के सज्जान से सब देख चुकी है। मैं तो इनके सिंह साहब से बात कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। आप शांत हो जाइए। मैं तो इनके सिंह साहब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे ऊपर बोल रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप फिलहाल के लिए शुक्रिया कहूंगा। राशि जी, जरा मैं हम सिंगल चिल्ली में नहीं पढ़ सकते, एंगेजमेंट कहीं और भी है। इनके साथ आप भी ऊपर सवाल शुक्रिया कहूंगा। अमन, आपको लगता नहीं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा इंट्रोस्पेक्शन अगर किसी को करना चाहिए तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जहां तक कि आज दिल्ली की डिबेट है और हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए आज जो हमारा वोट परसेंटेज जो आप बढ़कर के अपने एग्जिट पोल में भी दिखा रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसमें हमको और आगे काम करना है। मैं आपको विधानसभा में नहीं, बिल्कुल विधानसभा में हमारी 0 सीट्स थी और ये हमारा बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ उस टाइम पे। 9% वोट परसेंट के साथ हम वहां पर खत्म हो गए थे और आज अगर हमारा राजौरी गार्डन में वही वोट परसेंटेज 34% हो गया है,
35% का, हमें 25% का वहां पे इजाफा मिला है। और जो हमारा वोट बहला फुसला के अरविंद केजरीवाल उस समय लोगों को बेवकूफ बना करके ले गए थे, वो हमारे पास वापस आ गया है। और आप देखेंगे 26 तारीख को जो आपका एग्जिट पोल है वो गलत साबित होगा। आपके ऊपर एक और आरोप राघव चड्ढा थर्ड होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। ये इनको रजौरी गार्डन की जनता ने जवाब दे दिया। अब राघव को सुन लीजिए आप। मेरा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति में, परंतु लोगों को दोष देना, लोगों को बेवकूफ कहना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। और लोगों ने आपको जवाब दे दिया रजौरी गार्डन इलेक्शन में। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां तक रजौरी गार्डन की बात कर रहे हैं, इन चुनावों की बात कर रहे हैं, देखिए लोगों ने जवाब दे दिया अपना रजौरी गार्डन में, जमानत जब्त हो गई। आप पार्टी जिन असूलों पे बनी थी, जो आपके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों से आपको समझौता नहीं करना चाहिए। बड़े आप वादे करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का गढ़ है। केवल चिल्लम चिल्ली आरोप लगाना, करप्शन पाया गया राघव जी, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अपने सिद्धांतों, अपने जो आपके सिद्धांत हैं, आपके जो उसूल हैं, यदि 1000 रुपए की थाली खाना हमारा सिद्धांत नहीं है राघव जी। आपका जनता 1000 रुपए की थाली खाना, 1 लाख रुपए का समोसा खाना हमारा जहां तक आने वाले चुनावों का सवाल। फिर से नुपुर के पास में चलता हूं। नुपुर, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? लेकिन क्या आप लोगों को ये एहसास है कि अगर बड़ी सफलता आती है तो बड़ी सफलता अपने साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर के आती है? क्योंकि दामन पर दाग तो करप्शन का है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ही कहना नहीं है, बल्कि भी बड़ी होगी अगर सफलता बड़ी होगी तो। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं कहना चाहूंगी कि 2012 में 138 सीट के बाद अगर आज 220 एग्जिट पोल दिखा रहा है, 230 तक दिखा रहा है, तो ये इस चीज का आंकलन है कि जनता जिम्मेदारी लेने वाली पार्टी को वोट देना चाहती है। अभी राघव जी का बचपना देख के दिल्ली की जनता अगर यही वोट, ऐसे ही वोट दिए और ऐसे ही अगर रिजल्ट आ गए 26 को, तो इसका मतलब समझ आ गया कि बचपना जिम्मेदारी का एक पथ्य नहीं है। और शायद इसीलिए जनता को पता है कहां वोट देना, जो पार्टी काम कर सके। ये चिल्लम चिल्ली गाली गलौज से राजनीति नहीं होती सर, ना समोसे खा के और ना थालियां खा के। राघव जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिए, मुझे उसके बाद अपने आप को कैरी करना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट बड़े हमारे सीधे से हैं। हम व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की संस्कृति ये होगी कि व्यक्तिगत आरोप लगाया जाए। हम वो सब नहीं करेंगे, परंतु जहां तक आने वाले समय की राजनीति की बात है, शर्मा, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग भी 70 सीटें जीते थे, अहंकार नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट कहता हूं। दूसरा, 3 दिन का इंतजार है। ये एग्जिट पोल के नतीजे थे, लेकिन फिर भी आप सभी को ऑल द बेस्ट। 26 अप्रैल को एक बार फिर से आपके सभी से मुलाकात होगी। हम पॉलिटिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी आज की तारीख में दिल्ली में कहां पर खड़ी है, देश में कहां पर खड़ी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहां पर खड़ी है, और कांग्रेस के लिए आखिरकार ये हाशिए की राजनीति आज की तारीख में अगर उसे मिल गई है तो फिर इसके सियासी मायने देश के लिहाज से क्या है।